साथियों नमस्कार। हिंदी में हम आपको कई चैप्टर पढ़ा चुके हैं और अभी पिछले वीडियो में संधि समाप्त हुई है। तो अब हम चाह रहे हैं कि कुछ जो पुराने चैप्टर हो चुके हैं उनकी कुछ प्रैक्टिस करा दें आपको पहले, उसके बाद आगे कुछ पढ़ाएं ताकि वो भूल ना जाए पीछे वाला। हालांकि अगर भूल जा रहा है तो पिछला वीडियो फिर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सभी भाग हैं। और पिछले संधि जब समाप्त किया था उसमें कुछ सवाल भी आपको हमने दिए थे, हो सकता है आपने लगाया भी हो, कर लिए होंगे। और एक चीज और आपसे कहना चाहेंगे कि जो भी चैप्टर आप पढ़े हो, मैंने पढ़ाया है, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है किसी सवाल में, कभी प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं सवाल मिला तो वो किस चैप्टर का है, अगर वहां पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। यथासंभव समाधान देंगे हम आपका, क्योंकि हम साथ देंगे तो पूरा देंगे। कंपटीशन जब भी एग्जाम देंगे सिलेक्शन तक साथ देंगे। अगर कोई सवाल फंसता है तो आप हमसे पूछ सकते हो। कैसे पूछोगे, आपके पास सभी विकल्प खाली हैं, बस केवल एक विकल्प बंद है, लाइव वाला। लाइव क्लास नहीं है, बाकी सब कुछ है। कमेंट कर दो, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। आप हमारा फोन नंबर है आपके पास, आप हमें व्हाट्सएप कर दो, समाधान देंगे। अगर फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते हैं तो आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर हम खाली होंगे तो उसी समय बता देंगे, अन्यथा आपसे बता देंगे कि बेटा अभी नहीं, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप, क्योंकि इस समय संस्थान भी खुल चुका है, क्लास भी पढ़ाना पड़ता है। तो आज हम कुछ सवालों को प्रैक्टिस में लाते हैं। पहले हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराएंगे आपको, उसके बाद फिर मिक्स भी कराएंगे। विश्वास बनो, अगर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर लिया है तो मिक्स प्रैक्टिस में आपको मजा आएगा, पक्का मजा आएगा। तो आज हम सबसे पहले कुछ वर्णमाला की प्रैक्टिस लेके आए हैं। सबसे पहले वर्णमाला ही हमने आपको पढ़ाया था, उसके कुछ सवाल जो कंपटीशन में आ चुके हैं, एग्जाम में आ चुके हैं या बुकों में मिलते हैं आपको, उनको हम लेकर आए हैं। इसमें हमारा एक भी सवाल नहीं होगा, हम किताब के सवाल आपको देंगे, इसलिए कि अपने मन से तो हमने पढ़ा दिया, अब बुक के या पेपर के सवाल हो जाएं तो सही है। फिर तो वर्णमाला की प्रैक्टिस में आते हैं और आप सभी लोग इसमें साथ दीजिए। करेंगे क्या, पहले हम एक सवाल आपको देंगे और उसके ऑप्शन भी देंगे। आपसे उम्मीद करेंगे कि अपना आंसर आप वो क्वेश्चन को कॉपी में लिख लेंगे और उसमें जो आंसर आपको लग रहा है उसको टिक करेंगे। उसके बाद जब हम आंसर बताएंगे तो उसमें जो आंसर है वो तो होगा ही, साथ में अगर और कुछ उसके साथ जुड़ रहा है तो उसको भी हम प्रयास करेंगे कि आपको दे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आपका ये रहा, इसको आप कॉपी में पहले नोट कर लो, उसके बाद फिर इसमें टिक लगाओ। क्या आंसर होगा, जल्दी से, जितनी जल्दी आप करोगे हम जल्दी जल्दी बढ़ जाएंगे। सवाल कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी स्वर ध्वनियां हैं। पहला ऑप्शन है 11, 12, 13 और 15। यानी आपसे पूछ रहा स्वरों की संख्या। तो अब आप ये सोचो कि पेपर में सवाल आ चुका है, अगर आता तो आप क्या लगाते। ज्यादातर लोग 11 लगाए होंगे, सही भी है। हमने आपको बताया है कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं टोटल। अंग्रेजी में 26 होते हैं, लेकिन हिंदी में 52 होते हैं, 26 का डबल। तो उसमें 11 स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11। और व्यंजन हमने बताया है आपको 33 होते हैं, और वो 52 पूरे कैलकुलेट करा रहे हैं आपको। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो कि व्यंजनों में नहीं गिने जाते, 4 होते हैं। और उच्छिष्ट व्यंजन, ये हम इसलिए आपको लिख देते हैं कि जिनको ये सब नहीं आता वो प्लेलिस्ट में देख लेंगे। उच्छिष्ट व्यंजन 2 होते हैं, ड़ा और ढा। और कुछ बताया है, 2 और कोई बताए हैं, याद करो। अयोगवाह, अयोगवाह जो है वो 2 होते हैं, अंग और आहा। अगर इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 2 8 3 11 1 12 1 3 1 4 1 5, 52। यही 52 टोटल वर्ण होते हैं। तो सवाल में आपसे पूछ रहा है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी स्वर ध्वनियां हैं। तो आपका आंसर क्या होगा,
11 होगा। यही तो होगा ना, यानी स्वरों की संख्या अगर पूछी जाए तो 11 आएगा। उसके बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं। जितने भी सवाल हम करवाएं और बाद में जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, व्याख्या करें, उसमें भी आप चाहो तो उसको नोट करते चलो। जितनी बार लिख लोगे मजबूती आएगी। हमारा अपना विश्वास है कि पेपर में वो चीज सही होती है जो आपको 100 नहीं 200% आता है। 100% में कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर 100% याद करके गए हो, पेपर हाल में जब पहुंचते हो ना तो 50% हट जाता, 50% ध्यान में रहता है। तो अगर 200% आता है तो उसका 50% अगर हटेगा तब 100% होता है। ये मेरा अनुभव है, हमने भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं। तो ये हम ऐसे ऐसे सवाल हमने देखे हैं कि एकदम आते थे, पढ़ के गए हैं, और वहां पेपर में आए तो पता नहीं क्या हो जाता, वहां पर कौन सा भूत सवार हो जाता है कि वो सही नहीं हुआ। तो जो बहुत पूरी तरह से 11 स्वर होते हैं, बहुत बार पढ़ चुके होंगे तब सही होता है। खैर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखिए, इसको कॉपी में नोट करो और टिक लगाओ। नोट तुरंत जरूर कर लीजिएगा। कर लिया होगा। सवाल कह रहा है इनमें से दंत व्यंजन कौन सा है, यानी इनमें से दंत व्यंजन कौन सा है। पहला ऑप्शन है का, दूसरा है पा, तीसरा है ता और चौथा है अड़ा। तो देखा जाए तो इसमें दंत व्यंजन पूछ रहा है। पूरे का से लेकर हा तक में पहली लाइन जो है वो कंठे होती है, का खा गा घा। दूसरी लाइन जो होती है वो तालव्य होती है, चा छा जा झा। तीसरी लाइन जो टाठा डाढ़ा होती है वो मूर्धन्य होती है। चौथी लाइन जो ताथा दाधा होती है वो दंत होती है। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि ता था दा धा में से कोई है क्या। तीसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं ता है ना। इसका मतलब यही दंत है, और साथ में ये वाला सा, ये वाला सा जो है ये भी दंत होता है। तो कभी कभी ये भी आ जाता है तो ये भी दंत व्यंजन कहलाता है। बाकी जितने हैं उनको आप समझ लीजिएगा, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ये सब होते हैं। क्लियर। अगला सवाल ये देखिए, करो इसको, पहले लिख लो कॉपी पे लिख लो। लिख लेने से जीत होगी आपकी। सवाल करा देवनागरी वर्णमाला में कितनी ध्वनियां मानी गई हैं। अब देखो, आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कुछ कुल वर्ण कितने होते हैं, घुमा के कह रहा है कि देवनागरी वर्णमाला में कितनी ध्वनियां मानी गई हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं, और वही सवाल आपसे पूछ रहा है तो और घुमा रहा है आपका 48, 49, 50, 52 में। तो आपका आंसर इसमें 52 होगा और कुछ नहीं। वर्णों की संख्या जब भी कही जाए 52 ही होगा, और किताबों में कहीं कुछ इधर 48, 50 मिलता तो उसमें मत जाइएगा, 52 होगा। तो ये तो सवाल सरल था ना। ठीक है, इसको हटाओ भाई। अगला सवाल देखा जाए। ये देखिए, इसको जरा पढ़ो और साथ में कॉपी में नोट भी करो, जल्दी से नोट करो। छा का निर्माण, छा से छत्री लिखा है, छा का निर्माण किन दो ध्वनियों के संयोग से हुआ है। छा का निर्माण किन दो ध्वनियों के संयोग से हुआ है। ऑप्शन है आपके पास, ध्यान से टिक लगाओ। पूरा वर्णमाला रिपीट हो जाएगा। हो गया होगा। कौन सा आंसर आया? तीसरा कि चौथा? का और शा, छा में होता है, क्षा होता है ये। तो जो चौथा ऑप्शन आपका लिखा है, आधा का और मूर्धन्य शा होगा, तो वही छा में होता है।
हमने आपको बताया है कि ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्रा, ज्ञा और श्रा। इसमें जो ये क्षा होता है ये आधा का यानी का में हलंत प्लस पूरा सा होता है। त्रा जो होता है वो आधा ता पूरा रा होता है। ज्ञा जो होता है वो आधा जा पूरा इया होता है। और श्रा जो होता है ये वाला शा आधा होता है, रा पूरा होता है। पहले वाले में हलंत होना चाहिए सदैव। और अगर मान लिया ऐसे ऑप्शन नहीं है तो इसके एक एक ऑप्शन और बन सकते हैं। क्या? इसमें भी हलंत लग जाए, सब में प्लस आ हो जाए। ये तो देखा जाए तो श्रा में का छा में 3 वर्ण है, आधा का यानी का, शा और आ भी है। भाई इसका हलंत लगा दिए तो ऐसा हो गया। तो मान लिया यहां ऑप्शन में ऐसा ना होता, हलंत लगा के आ भी लगा होता तो ये सही होता। इसको नोट कर लो, छात्रा गया जाम, ये वाला नोट कर लो। जब हमने पढ़ाया था तो आपको ये लास्ट वाला नहीं आ हटाया था, नोट कर लो। मिटा दे? अच्छा अभी नहीं नोट कर पाए, जल्दी नोट करो, बाद में नोट करना, इतना टाइम कहां है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल दिया जाए भाई अगला, कंप्यूटर बाबा ये देखिए, इसको लगाएं। देखो वर्णमाला कहे या देवनागरी वर्णमाला कहे, हम लोग जो वर्णमाला पढ़ते हैं ये देवनागरी ही है। तो देवनागरी वर्णमाला में वर्गीय व्यंजन कितने हैं? वर्गीय व्यंजन याद करो, जब वर्णमाला पढ़ा है तो वर्गीय नाम आया है, नहीं आया? आया है। कितने होंगे? टिक लगाओ। 25, 30, 39, 35। नोट कर लो जरूर, कॉपी में नोट कर लो। और एक काम और करो, जितने लोग जो भी टिक लगाए हैं, अगर किसी ने 25 टिक लगाया है तो वो 25 लिख डालो कौन से होते हैं, हम भी लिखेंगे अभी। और अगर किसी ने 30 टिक लगाया तो 30 कौन से होते वो लिख डालो। अगर किसी ने तीसरा ऑप्शन यानी कि 39 टिक लगाया है तो 39 कौन से होते और 35 कौन से होते, लिख डालो जरा जल्दी से लिखो। जितना टिक लगाया वो लिखो कौन कौन से होते हैं। जो भी आपने टिक लगाया है उनकी संख्या लिख डालो, मजा आ जाएगा। टाइम लगेगा भाई, लिखो लेकिन लिख डालो। वर्गीय व्यंजन बताना है। लिख लिया होगा, जिसको आता है वो लिख लिया होगा, जिसको नहीं आता है ना उससे निवेदन है हमारा कि वर्णमाला चैप्टर आप चाहे इसी वक्त वीडियो को रोक दो, वर्णमाला चैप्टर पहले पढ़ डालो, पूरा पढ़ डालो, ये जितने विभाग है उसमें, और उसके बाद इस प्रैक्टिस वाले एपिसोड को देखिएगा आप। अगर पहले देखोगे तो बाउंस करेगा और आपको स्किप करके बढ़ा के देखना पड़ेगा, उससे मजा नहीं आएगा। ये पढ़ाई वाला वीडियो है, इसमें बढ़ाया नहीं जाता। जैसे कुछ लोग काट के देखते हैं ना, तो हो सकता है भाई पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है वर्णमाला का और उसमें से सवाल तो एक ही आना है ना, तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि जहां पे आपने काट दिया है, बढ़ा दिया है, उस बीच में हमने कुछ बोल दिया हो और वही को सवाल पेपर में आ जाए तो पूरा जितने भी आपने जितना चैप्टर पढ़ा सब बेकार हो जाएगा। तो इस वीडियो को बढ़ाया नहीं जाता, इसको अपने आप बढ़ने दिया करो। खैर चलते हैं सवाल पर। कह रहा देवनागरी वर्णमाला में वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? तो वर्गीय व्यंजन हमने आपको बताया था 25 होते हैं। कितने होते हैं?
25 होते हैं और वो का से लेकर मा तक होते हैं। क्यों इनको वर्गीय कहते हैं? इनको स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि ये वर्गों के अंतर्गत आते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा है, ये एक वर्ग है, का वर्ग कहते हैं इसको, कहते हैं ना। फिर है चा, छा, जा, झा, इया, ये दूसरा वर्ग होता है जिसको हम चा वर्ग कहते हैं। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा तीसरा वर्ग है जिसको हम टा वर्ग कहते हैं। फिर है ता, था, दा, धा, ना, फिर है पा, फा, बा, भा, मा, और बस ये 5 वर्ग होते हैं। इन्हीं 5 वर्गों के अंतर्गत आने वाले व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो अगर पूछा जाए वर्गीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अगर ये पूछेगा तो क्या ऐसा ऑप्शन देगा? नहीं, उसमें एक ऑप्शन होता है का से मा तक, का से लेकर मा तक। और संख्या अगर पूछा जाए तो ये टोटल कितने हैं? 25। तो आपका आंसर क्या आएगा? लिखा देवनागरी वर्णमाला में वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, तो जो पहला ऑप्शन है 25, यही आंसर होगा। रिवीजन हो रहा है? अच्छा लग रहा है? वेरी गुड। कोई भी तरह का कोई बात अगर आपके दिमाग में उठ रही है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम उसका यथासंभव जवाब देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चले। वेरी गुड। ये देखिए, इसको कॉपी में लिखो, पहले कॉपी में लिखो। अभी इसकी चर्चा हम कर भी चुके हैं, लेकिन ऑप्शन देख के आंसर दो। कह रहा है कि छ से छत्री है, किस प्रकार का व्यंजन है? अभी छ पे हमने बात की थी। छ जो है संयुक्त व्यंजन होता है ना। संयुक्त व्यंजन देखो, व्यंजन में एक है संयुक्त व्यंजन, एक है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन, दोनों को समझ लें। जब एक ही वर्ण लगातार 2 बार आवे, एक आधा एक पूरा, तो वो द्वित्व कहलाता है। और जब अलग अलग वर्ण आवे तो वो संयुक्त कहलाता है। तो छा जो है इसमें का और सा मिला है, अभी मैंने बताया था। तो ये जो है दूसरा ऑप्शन जो आपका लिखा है संयुक्त व्यंजन, वही आंसर होगा। और जो मूल व्यंजन लिखा है वो तो 33 होते हैं टोटल। और अंतस्थ व्यंजन आप जानते हो जो तीसरा ऑप्शन है, कौन से होते हैं? 11 लावा। 11 लावा जो है ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। समझ में आई बात? तो ये जो इस सवाल का आंसर क्या होगा? संयुक्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसको पहले लिखिए कॉपी में, लिखिए, पूरा रिवाइज कर देंगे आपका पक्का। इसको लिखो पहले। सवाल कह रहा कौन सी ध्वनि स्वर नहीं है? कौन सी ध्वनि स्वर नहीं है? पहला ऑप्शन है अ, दूसरा ऑप्शन है री, तीसरा है अंग, बिंदी शायद आपको नहीं दिख रही होगी, अंग, और चौथा है ए। तो स्वर कौन नहीं है इसमें भाई? स्वर केवल 11 होते हैं, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ। तो ये जो अंग लिखा है ये स्वर नहीं है, ये तो अयोग वाह है ना। तो अंग जो है ये अयोग वाह। देखिए आ और अंग एक ही तरह लग रहा है, बिंदी का फर्क है केवल। तो सरल था थोड़ा सवाल, ये स्वर नहीं है, अंग। अगला सवाल दिया जाए। ये देखिए, सवाल कह रहा है कि कौन सा व्यंजन महाप्राण है? लिख लो इसको, इसके लिए पूरा रिवाइज देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। कौन सा, लिख लो पहले तो बताते हैं, कौन सा व्यंजन महाप्राण है? पहला ऑप्शन है का, दूसरा ऑप्शन है घा, तीसरा है गा, चौथा है च। टिक लगाओ। वेरी गुड, जो आपने टिक लगाया सही है, लेकिन आपको करना क्या है? आपको पहले
नीचे लिखना है अल्प प्राण, और इसमें लिख लो जो जो अल्प प्राण व्यंजन होते हैं उनको लिख डालो। ताक से तुरंत लिखो अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं। अगर वाकई बहादुर हो तो बिना देखे पीछे इसको लिख लोगे। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं लिखो जल्दी से। और महाप्राण कौन कौन से होते हैं ये लिख डालो। इस सवाल का आंसर तो आ ही जाएगा, इसमें कौन सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन रिवीजन उसको कहते हैं जब मौका मिलने पर हर चीज रिवाइज हो जाए। तो अल्प प्राण कौन कौन से, महाप्राण कौन कौन से लिख डालो। हम भी लिखेंगे अभी पहले, लेकिन आप लिखो, जल्दी करें, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अल्प प्राण और महाप्राण, सवाल को भी लिखा रहने दो। सवाल तो भी होगा ही, जो आंसर किया वो भी सही होगा, लेकिन रिवीजन इसको कहते हैं कि इसी वक्त लिख जाए। लिख लिया होगा। देखो अल्प प्राण और महाप्राण, इसके लिए पूरा एक वीडियो मैंने बनाया है। उसको जिनको ये क्लियर ना हो वो उस वीडियो को ढूंढ करके, कहीं ढूंढना मतलब प्लेलिस्ट में है, जो वर्णमाला में ही होगा, तो उसको देख लीजिएगा। अल्प प्राण हमने कहा था कि जिनमें एच नहीं लगता है, लिखते समय एच नहीं लगता है, वो अल्प प्राण होते हैं। और मैंने बताया था प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं, है ना। और साथ में अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन ये अल्प प्राण होते हैं। और बाकी बचे सब महाप्राण होंगे, यानी दूसरा और चौथा और तीनों सा, ये महाप्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आएगा, यार अलावा, और पहला तीसरा पांचवा, ये अल्प प्राण हो गए। और महाप्राण में दूसरा चौथा तीनों सा। हमने यही बताया भी था याद करने के लिए कि महाप्राण याद करना, दूसरा चौथा तीनों सा, है ना। तो ये महाप्राण हो गए, ये अल्प प्राण हो गए। अब सवाल की, हमको नहीं लगता सवाल की हिम्मत है कि आपसे गलत हो जाए अगर ये चीज आता है तो अगर जिन्होंने नहीं लिखा था इसको लिख लीजिए। और इस पे अगर विधिवत आपको लाना है कि अब ये सवाल गलत ना हो, तो प्लेलिस्ट में वर्णमाला चैप्टर है, उसमें अल्प प्राण महाप्राण हेडिंग भी पड़ी है, उसको ढूंढ के इसको पढ़ लीजिए। तो इसमें आंसर क्या आएगा भाई, कौन सा महाप्राण है। देखा जाए तो घा से घड़ी जो है वही दूसरा चौथा है, बाकी तो पहला तीसरा ही है। तो यही चौथा ऑप्शन जो है आपका, ये दूसरा ऑप्शन, यही आंसर होगा। समझ में आई बात, मिटाऊं मियाऊं। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, लिखो पहले इसको कॉपी में। इनमें से अनुनासिक ध्वनि किस शब्द में है, सावधानी से। इनमें से लिख लो पहले, लिख लो पहले, ना पगलाओ, हाँ पहले लिख लो। इनमें से, अरे हम करें लिख लो, लिख नहीं रहो। इनमें से अनुनासिक ध्वनि किस शब्द में है। पहला शब्द लिखा है अंधेरा, दूसरा है अंग, तीसरा है अंगद, चौथा है पंच। किसमें है भाई। अगर ऑप्शन देखा जाए और थोड़ा सा दिमाग आप लगाओगे तब भी आंसर हो सकता है। अब क्या थोड़ा दिमाग लगाना है वो बात अलग। चलो ध्यान दो, देखो अनुनासिक और अनुस्वार ये हैं तो दोनों एक ही चीजें,
ये है जो ऊपर बिंदी लगती है, लेकिन अगर इसमें चंद्रबिंदी लगी है तो ये होगा अनुनासिक होता है, और अगर चंद्रबिंदी नहीं लगी है तो ये अनुस्वार होगा। टेक्निकल बात, पहले हमने जब पढ़ाया तो दोनों एक ही बताया है। चंद्रबिंदी का कॉन्सेप्ट बताया कि उसमें पानी गिर रहा है, आप क्या बताया था सब कुछ। तो यहां पर चंद्रबिंदी अगर लगी है तो वो अनुनासिक कहलाएगा, और केवल बिंदी लगी है तो अनुस्वार कहलाएगा। बस सवाल हो गया। यानी कि अगर देखा जाए तो जो अंधेरा शब्द लिखा है इसी में तो चंद्रबिंदी है, तो इसी में अनुनासिक है। और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो हम बता रहे हैं आपको, पूरी बिंदी की कहानी है, वो आप पढ़ लीजिएगा पिछले भाग में वर्णमाला के। चलते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल आपका ये रहा, लिख लो इसको पहले। कहला शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? वर्तनी मतलब स्पेलिंग, यानी कौन शब्द शुद्ध लिखा है। देखिए अभी हम आपको वर्तनी भी पढ़ाएंगे, एक पूरा वीडियो बनेगा इस पर, कौन सा शब्द शुद्ध है तो क्यों है, सब बारे में बात होगी, पूरी चर्चा होगी, सब कुछ बताएंगे। लेकिन अभी चूंकि सवाल आ चुका है तो इसको केवल देख लिया जाए। पहला लिखा वे, दूसरा लिखा बे, तीसरा है वकरी, चौथा है बहा। तो देखा जाए तो वे तो सही लिखा है पहला वाला, जो वकरी लिखा है ये गलत है, ये शुद्ध होता है क्या? बकरी। और बे जो लिखा है ये भी शुद्ध होता है, एक उपसर्ग हो, लेकिन हिंदी में नहीं होता, ये उर्दू का लफ्ज है बे, तो इसमें तो चला जाएगा, खत्म हो जाए, बे नहीं होगा। और जो बहा लिखा है, बहा नहीं होता बल्कि शुद्ध वहां होता है। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन वे लिखा है ये सही है, यही शुद्ध वर्तनी है। और अभी जो वर्तनी पढ़ाएंगे ना आपको, तो बहुत सारे शब्द, केवल हम 22-25 शब्द आपको लिखाएंगे बस, 20+20-22 बहुत। और पेपर में जब आता है तो उन्हीं शब्दों से आता है, आज तक जितने पेपर हुए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे बच्चे बोल रहे हैं, सब लोग जानते हैं, पेपर करते हैं। स्पेलिंग वाला शब्द हम 20-22 लिखा देते हैं, उन्हीं में से आता है। भाई स्पेलिंग अगर वर्तनी वाला आएगा तो कोई आपसे राम थोड़े लिख के देगा। वर्तनी वाले में उज्ज्वल आता है, श्रृंगार आता है, अंत्याक्षरी आता है, जिजीविषा आता है, इस तरह बहुत सारे 20-22 शब्द है हमारे यहाँ पर, वो पूरे लिखा देंगे, लेकिन एक लाइन से नहीं लिखा देंगे। क्यों शुद्ध होता है, क्या होता है, उस पर चर्चा करेंगे, तब दिमाग में सेट होता है। क्लियर? तो आज ये जो प्रैक्टिस मैंने करवाई है, केवल 10 सवाल करवाए हैं, आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि ये तो मेरा प्रैक्टिकल है ना, आप लोग अगर पसंद करेंगे, देखेंगे, तभी तो हमको मालूम पड़ेगा अच्छा लगा। तो अगर ये आपको प्रैक्टिस अच्छा, इसी तरह अगर आप साथ देंगे तो हर चैप्टर में हम करवा देंगे। और अभी इसमें और भी सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन उसके लिए लंबा वीडियो हो जाएगा, पता नहीं आपके पास उतना टाइम है कि नहीं। तो अगले वीडियो में भी अगर आपका कमेंट आया तो अगले में भी हम प्रैक्टिस ही कराएंगे, वर्णमाला से ही कराएंगे। अरे वर्णमाला से अगर इतने सवाल, इतने गजब गजब के सवाल हैं कि अगर वर्णमाला की ही प्रैक्टिस करावे ना तो कम से कम 2-3 वीडियो बनेंगे। लेकिन हम शार्ट में करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उनको देंगे। तो अगर आप लोग को ये अच्छा लग रहा हो तो पहली चीज तो लाइक कर दें, दूसरी चीज हमें कमेंट करके बताएं कि हम प्रैक्टिस करवावें या कि चैप्टर पढ़ा दें, जैसा आप लोग कहेंगे। लेकिन जहां तक हमारे हिसाब से 6-7 चैप्टर हो चुके हैं, पहले इनमें आपको हम पंडित बना दें, तब आगे चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है? तो अगले भाग में भी हम कुछ सवालों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।